अपने गुरु को याद करते हैं, तो मैं इसलिए गुरु को याद करने के लिए कहता हूं, ठीक है। तो क्योंकि गुरु जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ओके, गु प्लस रू। गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स लाइट। तो डार्कनेस, गुरु वो होते हैं जो डार्कनेस से लाइट की ओर ले जाए, या आपको डार्कनेस और लाइट में डिफरेंस बताएं, तो ये चीज। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को गुरु क्यों चाहिए। चाहे कोई भी नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें, नया काम स्टार्ट करें, तो हम लोगों को गुरु की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तब तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद आपके पास ना बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। उस समय आपको एक अननोन सोर्स के ब्लेसिंग्स का जरूरत होता है जो आपको बताता है कि ये चीज सही है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आप एक किसी को अपना गुरु माने। गुरु कोई भी हो सकता है जिसपे आप विश्वास करते हो, माँ पापा भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुरु इसमें से कोई आपके लायक गुरु नहीं है, तो तीन को आदि गुरु कहा जाता है। जो पहले टाइम में जब लोगों को गुरु नहीं मिलता था, तो इन्हीं में से किसी एक को गुरु मान करके लोग काम अपना स्टार्ट करते थे। तो एक है सूर्य देव, ठीक है, दूसरे हैं नारद मुनि, और तीसरे हैं भगवान शंकर, ठीक है। तो इस तीनों में से किसी एक को मान करके चलिए कि भगवान हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप मेरे को गाइड कीजिए। ओके, कोई जरूरी नहीं कि हम ही आपके गुरु हों, ठीक है। मतलब गुरु होना एक जिम्मेदारी वाला चीज है, तो इसलिए मैं ये भी नहीं लोगों को कहता नहीं मेरे कोई टीचर मानो, क्योंकि आ, मैं शायद हूं तो इंसान ही एंड ऑफ द डे, राइट। तो इसीलिए, बट इट्स जस्ट बिलीव, ठीक है। एकलव्य ने तो पुतला को साक्षी मान करके किया था ये चीज। लेकिन कहा जाता है कि गुरु होना कैसा चाहिए। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, जैसे अगर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर आप टाइटैनिक मूवी के बारे में किसी बंदे से पूछेंगे और उस बंदे ने टाइटैनिक मूवी के बारे में अपने दोस्त से सुना है या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो वो आपको बता तो देगा टाइटैनिक मूवी में क्या क्या हुआ था, राइट। लेकिन अगर वो बंदा सच में देखा है, उस टाइटैनिक मूवी को फील किया है कोई बंदा, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है कि टाइटैनिक में एक्चुअल क्या हुआ था, राइट। सेम चीज गुरु के साथ भी होता है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो सच में उस पाथ पे चल करके उस चीज को फील किया, देखा है। क्योंकि इसीलिए कहता है कि गुरु के ब्लेसिंग्स अगर रहे, लोग कहते हैं मेरे को मोक्ष चाहिए, उसके लिए हजार एक्टिविटीज है, पाथ्स हैं हर एक रिलीजन में। लेकिन रियलिटी ये है, और लिखा हुआ भी है, कि मोक्ष केवल दो ही चीज से मिलता है, या तो गुरु के ब्लेसिंग से मिले या फिर भगवान के ब्लेसिंग से मिले। आप कितना भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ काम करें, बट लिबरेशन कम्स विथ ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ये, तो ऐसा बंदा गुरु होना चाहिए जिसको कि सच में पता हो उस सब्जेक्ट के बारे में। ओके, तो इसीलिए ये तीनों को यूनिवर्सल गुरु बोलते हैं, अगर आपको उस लायक गुरु नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वापस। तो इसीलिए हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कहते हैं कि अपने गुरु को चलो याद करो। ओके, अब आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो ये वास्तु प्रोफेशनल कोर्स है। ओके, इसमें से सिलेबस मैंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से दिखा दूंगा। ओके, तो इस कोर्स में 3 पार्ट हैं। ओके, आई होप वेबसाइट पे खुला होगा ये, हाँ यहाँ पे है। इसमें 3 पार्ट हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। ये astrobasic.com पे जाएंगे ना, तो ऑनलाइन कोर्स के अंदर मेरे सारे कोर्सेज के लिस्ट हैं। तो ये वैदिक वास्तु प्रोफेशनल कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मिलेगा, 18 क्लासेस होंगे।
तो ये इंट्रोडक्शन टू वास्तु। वास्तु में जो एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, शेप, कलर, एलिमेंट समझना, ट्रू नॉर्थ को फाइंड आउट करना, घर के सामान को किधर रखना, सेंटर इरेगुलर प्लॉट का, वास्तु किचन, डाइनिंग रूम, ये सब सबके लिए कैसे करके डिजाइन होता है, कैसे कौन चीज कहाँ रहते हैं, ये सारा चीज। और रेमेडीज पार्ट में कौन सा प्रॉब्लम हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, एलिमेंट कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये इवेंट वाइज कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, और बिना घर को तोड़े कैसे हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है, और कुंडली के अनुसार हम लोग क्या रेमेडीज दे सकते हैं, तो ये चीज रहेगा। दूसरा जो है वो है एस्ट्रो वास्तु, जिसमें से हम लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कनेक्ट करेंगे। वास्तु में कैसे राशि, नक्षत्र और प्लानेट असर करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल हाउस और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को वास्तु के ऊपर कंपेयर करके, सुपर इम्पोज करके, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से वास्तु का डिफेक्ट फाइंड आउट करना, पर्सनल चार्ट और वास्तु को कंपेयर करके जो प्रॉब्लम होता है वो समझना, महादशा, अंतरदशा, ये सब चीज देखते हुए, या प्लानेट को, क्योंकि मैं भृगु नाड़ी पढ़ाता हूँ तो कारकत्व हम लोगों को समझ में आता है, उस चीज को देखते हुए कैसे करके कर सकते। थर्ड पार्ट में लैंड सिलेक्शन, स्क्वायर वास्तु, रेक्टेंगल वास्तु, सर्कुलर वास्तु, हाउस प्रोपोर्शन वास्तु, कैलकुलेशन कैसे होता है, हाइट और विड्थ का, हाइट, ये लेंथ और विड्थ, हाइट, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, अपार्टमेंट वास्तु, टाउन प्लानिंग, हाउस एलिवेशन, बिल्डिंग हाइट, सिमेट्री, कितने डोर्स और विंडोज होने चाहिए, कलश का कैसे होता है, यंत्रा कैसे यूज होता है, ये सारा चीज। ठीक है, और भी अब इतना डिटेल में नहीं लिख सकता, जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चंस तो उस चीज को कवर किया जाएगा। समझे? तो ये है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा? दिख रहा है, दिख रहा है सर। ओके ओके सर वो खाली वो फर्स्ट वाले पेज पर है, वास्तु प्रोफेशनल कोर्स। हाँ, मुझे लगा था मैं ना उसको फिर से शेयर कर, मैं बताता हूँ, मैंने जो भी बोला ना वो यहाँ पर है, वो वेबसाइट वाला जो पार्ट है ना वो ये था। ओके, तो ये astrobasic.com पे जाएंगे ना, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर यहाँ पे रहता है न्यू बैच, ये सारे कोर्स के लिस्ट है मेरे। तो इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे मॉड्यूल वाइज दिए हुए, मॉड्यूल 1 में ये सारा चीज है जो मैंने बताया, मॉड्यूल 2 में ये है और मॉड्यूल 3 में ये। ओके, तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे। तो वास्तु बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी। तो वास्तु क्या है कि कोई भी प्रीमिसेस बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं, तो कोई भी जो वॉल से, ठीक है, घिरा हुआ एरिया है ना, इवन उसके ऊपर रूफ है या नहीं, डजंट मैटर, वो वास्तु के अंदर आता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी एरिया जो कि कवर अप है चारों साइड से, ओके, तो उसमें एनर्जी फ्लो होती है। ओके, उसमें सेम कॉन्सेप्ट वास्तु का लगता है, और उसकी एनर्जी अगर प्लेजेंट है या डिस्ट्रेसिंग है, इस चीज के को हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो मेन एम है वास्तु साइंस का, वो हार्मनी और उसके बीच जो है उसको एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, हम लोग का जो आउटर वर्ल्ड में जो एनर्जी है, या कॉस्मोस का जो एनर्जी है, जो हम लोग को असर करता है, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं प्लैनेट्स और उसके थ्रू, बेसिकली क्या है कि चाहे पामिस्ट्री करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेखा देखते हैं, राइट, हाथ का माउंट देखते हैं, रेखा देखते हैं। जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो हम लोग ग्रह देखते हैं, जब हम लोग टैरो करते हैं तो अपना ब्रेन का पावर को यूज करते हैं, कॉन्शियसनेस को, राइट। तो वास्तु में भी हम लोग एलिमेंट्स और डायरेक्शन को देख करके एंड ऑफ द डे हम लोग उसी एनर्जी को ही सेंस करते हैं। ठीक है, तो गीता में भी अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ था लास्ट चैप्टर में 13th में
कि इस दुनिया को कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने गुण के आधार पर जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो वो भी कहते हैं कि सारे जो है ना उस तरह की एनर्जी की क्वालिटी के अनुसार ही ये दुनिया जो है डिजाइन। ओके, तो यहाँ भी सेम ही चीज लिखा है, 4 walled structure call a building, it become living organism and the enclosed space starts vibrating at a particular frequency। तो वास्तु बेसिकली जो है हम लोगों को स्पेस, 4 दीवार के बीच में जो है फ्रीक्वेंसी और रिदम को वो चीज बताता है। वास्तु शास्त्र क्या है? बेसिकली साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है। विकिपीडिया में इसका यही दिया गया है डिफिनेशन कि ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है जो कि आर्किटेक्चर बेस्ड है, और ये बताता है कि कैसे डिजाइन होना चाहिए, कैसे लेआउट होना चाहिए, कैसे मेजरमेंट होना चाहिए, कैसे ग्राउंड प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे स्पेस अरेंजमेंट होना चाहिए और कैसे स्पेशल जियोमेट्री होना चाहिए। तो नक्शा, डिजाइनिंग, लेआउट, कंस्ट्रक्शन सब इसके अंदर, वास्तु के अंदर आता है। ओके, तो ये माना जाता है कि जो एनर्जी का जो सिमेट्री, हार्मोनी, इसी चीज के बारे में, डायरेक्शनल अलाइनमेंट, ये सब चीज को बैलेंस किया जाता है। ओके, तो वास्तु शास्त्र है जो वैदिक साइंस दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन प्लीजेंट एंड डिस्ट्रेसिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटेड इन प्रेमिसेस। तो बेसिकली अगर नटसेल में बोले तो ये जो अच्छी एनर्जी है और स्ट्रेस करने वाली एनर्जी, इस दोनों के रिदम को ये बताता है। अब वास्तु का अगर स्टार्टिंग देखा जाए तो सबसे पहले ये वाला पिक्चर आप लोग देखते होंगे सब जगह, ये जो है ये वास्तु पुरुष मंडला है। अब इसके बारे में ठीक है स्टोरी है कि ये सब जगह आप देखेंगे ऐसे वास्तु का जब भी आएगा इसी तरह का आपको पिक्चर दिखेगा सब जगह पे। ओके, तो क्या है कि ब्रह्मा जी, अब बहुत सारी स्टोरी है, उसमें से एक स्टोरी ये है कि ब्रह्मा जी जब लिविंग स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे थे इस दुनिया पे, धरती पे, तो एक्सपेरिमेंट करते करते इनको बना दिया गया। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान के पसीने से बन गया, कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय दैत्य और दानव के बीच में जब लड़ाई चल रहा था तो उन दोनों के झगड़ा से जो है ये भी निकल गया। ठीक है, जिसमें इसका दोनों का क्वालिटी था। बट अब जो भी रहे, तो इसी तरह से चलिए हम लोग ब्रह्मा जी वाला ही लेके चलते हैं कि वो बना रहे थे दुनिया, उसमें से एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ये वास्तु पुरुष बन गए। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये था कि ये दिनों दिन जो है साइज में बड़े होते जा रहे थे। बड़े होते 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 ये इतने बड़े हो गए कि पूरा अर्थ को कवर करने लगे। तो सारे देवता लोग दुखी हो गए कि अगर ये इस तरह से पूरे अर्थ को, और क्योंकि बड़ा होते जा रहे थे तो भूख भी बढ़ता जा रहा था, तो खाए ही जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से ये बढ़ते चले गए तो इसको तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा था, तो फिर लाइफ इवॉल्व ही नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ओके ऐसा करो कि इसको उल्टे मुंह करके, इसलिए आप देखिए ये उल्टे मुंह है, पेट अपोजिट साइड है, ये पीठ वाला साइड है, बैक साइड है, इनको जमीन पर लेटाओ और इनके ऊपर इनको दबा दो ताकि ये ग्रो होना बंद हो जाए। तो इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी 45 देवता जो है इनके ऊपर ये हो गए और ये पूरे तरह से ग्रो होना इनका बंद हो गया। तो ये फिर दुखी हो गया और ब्रह्मा जी से बोले कि मेरा तो कोई गलती नहीं है, आप ही बनाए थे हमको, और उसके बाद हमको इतना इस तरह का सजा क्यों दे रहे हैं कि मेरे ऊपर 45 देवता आप बैठा दिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बात तो सही है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, लेकिन चलो हम तुमको ब्लेसिंग्स देते हैं कि चाहे कोई भी जमीन का टुकड़ा हो, ठीक है, उस जगह पे तुम वास करोगे, चाहे वो शहर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रूम हो, कोई भी जो 4 दीवारी से कवर्ड है वो, उसमें वास्तु तुम निवास करोगे, इंक्लूडिंग 45 देवी देवता। ओके, जो देवताएं हैं 45 वो इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी वो रहेंगे। तो और सबको अपना एरिया बांट दिया गया। ओके, तो वो इस तरह से जो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं ये सब देवता हैं अलग अलग, इसमें से हम लोग बहुत को नहीं जानते हैं, मैक्सिमम को नहीं जानते हैं,
तो जैसे यहाँ पे इंद्र है ईस्ट में, यहाँ पे वरुण है, यहाँ पे सोम है, ठीक है, यहाँ पे यम है। तो ये इंद्र फायर, सोम वाटर, वरुण एयर, यमा अर्थ एलिमेंट, तो ये उस चीज को बताता है। वैसे ही करके है, अंदर में कुछ देवता है, बाहर में कुछ देवता है। तो हम लोग जो मेन देवता है डायरेक्शन वाइज जो कि रूल करते हैं, तो उसको समझेंगे अगले क्लास में। तो उसके अनुसार जो है ये है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये बॉडी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर कोई जो बंदा है उसके हेड में अगर दर्द है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका इसी कॉर्नर में प्रॉब्लम है। अगर किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, ये वाले हाथ में, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर उसके ये हाथ में प्रॉब्लम है तो ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम। अगर उसके पीठ बैक बोन में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान जो है अफेक्टेड है। अगर पैर में दिक्कत है तो साउथ साइड में कहीं ना कहीं या वेस्ट साइड में दिक्कत है, डिपेंडिंग ऑन। ये बॉडी नहीं है, ये हम लोग का हेल्थ वाला चीज भी बताता है ये चीज। इसके अलावा ये देवता हम लोग को बताते हैं कि उनका नेचर क्या है, वो किस तरह की एनर्जी चाहते हैं। तो अगर हम लोग इसको कोर से समझ गए तो हम लोग को वास्तु समझ में आ जाता है। ओके, बट अदरवाइज हम लोग डायरेक्शन और ये सब चीज को तो लेके चलते ही। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग को वास्तु का जरूरत होता क्यों। तो क्या होता है कि हम लोग का जो फिजिकल बॉडी है और जो आपका एनवायरनमेंट है, ये दो मेजर एनर्जी रिलीज करता है। एक तो पॉजिटिव सोलर एनर्जी जो कि पूर्व दिशा से आता है, ये नॉर्थ है, इधर से पॉजिटिव सोलर एनर्जी आता है। और एक मैग्नेटिक एनर्जी आता है जो नॉर्थ डायरेक्शन से आता है, यहां से। तो ये दोनों मिल करके घर में ऐसे करके सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज है, कहीं पे भी ऑड चीज, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी इश्यूज है, तो वो जो है हम लोगों के लाइफ को असर करता है। तो ब्रॉडली हम लोग 7 पार्ट्स में जो है उस चीज को डिफाइन किए हैं कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। या तो ब्लॉकेज हो, या तो डायरेक्शन सही नहीं हो, या तो एलिमेंट सही नहीं हो, या कट हो कहीं पे, या कहीं पे एक्सटेंशन हो, या फिर हो सकता है वहां पे कोई हैवी चीज रखा हुआ है वो जो ब्लॉक कर रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से 7 पार्ट में, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज है जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामान से बहुत ज्यादा रिलीज होता है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसके कारण जो है एनर्जी स्टक होती है। जब एनर्जी स्टक होती है तो बैलेंस हम लोग के लाइफ का गड़बड़ हो जाता है। तो दुनिया का जो कोर प्रिंसिपल है बेसिकली अगर आप जानेंगे तो वो बैलेंस ही है। कॉफी के कप को, चाय के कप को, अगर हॉट चाय का कप है तो उसको अगर आप रूम पे रख देते हैं वो तब तक ही ठंडा होता है जब तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। उसी तरह कोई ठंडे चीज को आप रूम में रख देंगे तो वो तब तक गर्म होगा जब तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आया। तो ये दुनिया ना बैलेंस पे चलती। एक क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था कि भगवान राम पैदा लिए, भगवान कृष्ण पैदा लिए, और बहुत सारे देवता पैदा लिए, जीसस क्राइस्ट लिए, मोहम्मद लिए, तो सब लोगों ने दुनिया को फिक्स क्यों नहीं किया। हम लोग जितना प्रॉब्लम झेल रहे हैं तभी तो आए थे, उनके पास तो पता था उनको, तो कुछ फिक्स कर देते। उन लोगों के पास तो अल्टीमेट पावर भी था, भगवान ही थे वो। लेकिन सबने ज्ञान दिया और निकल लिया। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बेसिकली पर्पस ये नहीं है कि सब चीज को ठीक कर दे। ये दुनिया जो है बैलेंस पे चलता है। जब अच्छाई बहुत बढ़ जाता है इस दुनिया में तो कोई निगेटिव आकर के उसको बैलेंस करता है। उसी तरह से कोई जब निगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोई अच्छाई आके उसको बराबर कर देता है। ये दुनिया में पॉजिटिव भी चाहिए, निगेटिव भी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों का यूज है। हम लोग खुशी को तभी वैल्यू देते हैं जब हम लोग दुख होता है। जिसके पास बहुत पैसा है वो, और गरीबी कभी देखा नहीं है, तो वो गरीबी समझ नहीं सकता। और जो लोग गरीब है जब उसके पास पैसा आता है तो वो समझता है कि मेरे पास पैसा है। तो ये दोनों चीज जो है लाइफ का पार्ट है जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो दुनिया का जितना भी चीज, चाहे आपका कुंडली में जब हम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि आपका एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं। मंगल स्ट्रांग हो गया है, राहु स्ट्रांग हो गया है, वो डोमिनेट कर रहा है किसी और को,
या कोई अलग प्लानेट है जो वीक हो गया है, वो अपना एनर्जी नहीं बैलेंस कर पा रहा है, तो दिक्कत। उसी तरह आयुर्वेदा में जो वात पित्त कफ होता है, कोई एलिमेंट बढ़ जाता है, वाटर या अर्थ या एयर, तो फिर हम लोग को दिक्कत होता है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो वास्तु में भी हम लोग वही एलिमेंट्स को लेके चलते हैं, डायरेक्शन का रेफरेंस लेते हुए, और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो, अगर बैलेंस है तो अच्छा है, नहीं बैलेंस है तो उस जिस एरिया में बैलेंस नहीं है उस एरिया में इश्यू करता है। 3 तरह का वास्तु होता है, एक स्थगित वास्तु, एक चलत वास्तु, एक नित्य वास्तु। स्थगित वास्तु मतलब जो कि फिक्स्ड वास्तु है, जो हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। चलत वास्तु होता है कि मुहूर्त के अनुसार, अब ऐसा है कि भाई घर ऐसा जमीन खरीदा ही गया है, तो अब उसका कैसे किया जाए, तो मुहूर्त देख करके उस वास्तु का इनॉग्रेशन किया जाए, उस चीज को किया जाए। एक नित्य वास्तु है कि भाई मेरे पास अब मुहूर्त का भी टाइम नहीं है, तो हर दिन कुछ ऑस्पिशियस टाइम होता है, उस चीज को यूज करके हम लोग वास्तु को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, और हम लोग उसी के अनुसार उस चीज को, एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें से थोड़ा सा कुंडली वुंडली इंक्लूड होता है, बट ये वाला जो है मेनली कॉमन वास्तु है जो सबके लिए। शेप ये एनर्जी का है, इस तरह का जो स्क्वायर शेप होता है ये सात्विक एनर्जी बताता है। इस तरह का जो 8 पार्ट वाला है वो राजसिक, और इस तरह जो सर्कुलर होता है वो तामसिक एनर्जी बताता है। तो इसको सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। तो जब भी कोई घर लिया जाता है या ये लिया जाता है, तो कोशिश किया जाता है कि जो शेप हो वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो। जब शेप इरेगुलर होता है तो वो एनर्जी को ब्लॉक करता है, इसीलिए एक्सटेंशन, कट, ये सब चीज जो है इश्यूज क्रिएट करता है इसमें। ओके, तो अब आते हैं डायरेक्शन पे। सबको पता है मैप में ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। इसी डायरेक्शन को हम लोगों ने कवर किया, तो ऐसा हो गया। अब इसी को जब किया गया ऐसे, तो बेसिकली जो स्वास्तिक है, तो ये स्वास्तिक कट नहीं करता है एक दूसरे को, ये इस तरह से कट नहीं कर रहा है बेसिकली, अगर आप देखेंगे गौर से। ठीक है, तो स्वास्तिक बनाने का तरीका है। तो ये जो स्वास्तिक है ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये 2 पार्ट में, ये है, ये है, ये जुड़ा हुआ, ये बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी को बता। ओके, और ये बहुत ही ऐसा सिंबल है जो कि वास्तु को ही रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, और ये ऑस्पिशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 8 डायरेक्शन, जो हमारे डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन, 4 तो हम लोग को पता है, और 4 ये कॉर्नर। ठीक है, और 10 होते हैं बेसिकली, एक ऊपर और एक नीचे, और इसी 10 डायरेक्शन के लिए हम लोगों के पास महाविद्या दिया गया। आप लोग में बहुत सबको पता होगा कि महाविद्या होती है। ठीक है, 10 गॉडेस है जो कि इस दुनिया को कंट्रोल कर रही, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, इसी 10 महाविद्या में से हर एक महाविद्या के पास 3 देवियां होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और हर एक देवी के पास 64 योगिनियां होती हैं। उसी योगिनी को वो तांत्रिक लोग कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद वो जो भूत भूत इधर उधर जो आप सुनते हैं वो चीज करते हैं, या फिर मन का बात जानते हैं, या जो मैजिक दिखाते हैं वो चीज करते हैं। ठीक है, तो हर एक विद्या जो है एक एक एरिया को डील करती है, और एक एक चीज को रूल करती है हम लोग के लाइन। ओके, तो एंड ऑफ द डे जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है हम लोगों का, वो ये महाविद्या ही है। और ये जो देवता है, ये देवता का ड्यूटी है कि उस एनर्जी को हम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए अगर आपको सच में किसी चीज का बदलाव लाना है, तो हम लोग शक्ति का पूजा करते हैं, क्योंकि देवता ड्यूटी बाउंड है, इनको अपना काम करना ही करना है। शक्ति ही है जो कि ब्लेसिंग्स देती है। इसलिए जब मैं मंत्रास देता हूँ, किसी को चांट करने के लिए ये देता हूँ, तो वो मैं बताता हूँ कि इसकी पूजा कीजिए, इसकी पूजा, इसकी, तो बेसिकली वो शक्ति बहुत जरूरी है।
सॉरी टू इंटरप्ट सर, हाँ हाँ बोलिए। 10 डायरेक्शन आपने बताया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और इसके साथ नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 8, और 2 कौन सा बताया सर? एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, ऊपर बोले तो अगर फ्लैट है तो रूफ की बात करेंगे, हाँ, स्काई की तरफ और जाता हुआ फ्लोर। और एक स्काई से नीचे पाताल की तरफ जाता हुआ, ठीक है। ओके। तो लेकिन उस दोनों को हम लोग वास्तु में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वही 10 महाविद्या 10 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और उसी के थ्रू ही सारा चीज कंट्रोल में होता है। ओके। ओके। और उसी में से हर एक महाविद्या के पास 3 देवियां होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हर एक विद्या की 3 शक्ति है और हर एक शक्ति का 64 योगिनी है। और वही योगिनियां ही हम लोग के लाइफ में जो होता है ना, कि नहीं कहते हैं कि अरे लक बहुत डिस्टर्ब थे, पर ने अचानक से वो बंदा आया और हेल्प कर दिया। तो चूंकि भगवान आ नहीं सकते हैं तो वो अपना एजेंट भेजते हैं, वो वही 64 योगिनी है जो अलग अलग धर्म में, कोई एंजल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो हम लोग का जो रीच था हिंदू का, वो महाविद्या तक था, लेकिन बाकी जो लोगों का जो धर्म का जो रीच है वो एंजल तक ही रह गया, ठीक है। मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कोई चीज, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिकॉज इट इज सो वास्ट। ओके। तो कौन कितने दूर तक अपने आप को साधक बना पाया था वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसी तरह से आप जब कुंडली में भी देखते हैं, जो 10 D10 चार्ट देखते हैं, ठीक है, जो अपने कर्मा का चार्ट है, राइट। तो D10 चार्ट जो है बेसिकली वो 10 महाविद्या का ही चार्ट है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो D10 चार्ट जो है आपका, वो 10 महाविद्या को रूल करता है, ठीक है। और किस महाविद्या की तरफ आपका करियर डिपेंड करता है, इसलिए आपको उसके वर्शिप हमेशा करनी चाहिए ताकि वो आपको उस डायरेक्शन में सक्सेस दे। ओके, ये डिपेंड करता है कि उस चार्ट पे क्या है। तो हम लोग अभी 10 में से 8 पे फोकस करेंगे। अब आता है यहाँ पे महावास्तु वाला एक कॉन्सेप्ट आया है। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली क्या किया कि 8 डायरेक्शन को 16 डायरेक्शन में बांट दिया, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट इतना बड़ा है तो उसको भी 2 पार्ट कर दिया। 2 पार्ट कर दिया। साउथ ईस्ट इतना बड़ा है, उसको 2 पार्ट कर दिया। ये 2 पार्ट कर दिया, ये 2 पार्ट कर दिया। वैसे ही ईस्ट को, अर्थ साउथ को 2 पार्ट कर दिया, फायर को 2 पार्ट कर दिया, तो 8 को उन्होंने 2 पार्ट में कर दिया, तो 16 हो गया। इससे क्या हुआ कि उनका जोन जो है थोड़ा और प्रिसाइज हो गया। बट एंड ऑफ द डे हम लोग के पास 8 ही डायरेक्शन है। ओके, ऐसा नहीं कि 16 डायरेक्शन हो गया, उन्होंने उसको लॉजिकली डिवाइड किया टू बी प्रिसाइज। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे इसको, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला, तो इसमें कितना डिवीजन है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर्स है, राइट। इधर देखेंगे तो 9 स्क्वायर्स है। तो बेसिकली जो अपना वास्तु होता है, ओके, अगर मैं थोड़ा डिजाइन करूं यहाँ पर न्यू स्लाइड्स लेकर के, तो हम लोग का जो बेसिकली वास्तु होता है वो 9x9 ग्रिड पे काम करता है, ठीक है। ये 9x9 ग्रिड पे काम करता है ऐसे, सॉरी। अब ये जो रेशियो है ये डिपेंड करता है कि आपका, अगर आइडियली अगर आपको पूरा फ्रीडम दिया जाए, आप बड़ा सा जमीन खरीदे हैं, आपको घर बनाना है, तो आप कैसे घर बनाएंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे कि आप शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर चूज करेंगे, राइट। उसके बाद आप स्लोप डिसाइड करेंगे। तो ये जो डिवीजन है ये कितना, अगर आप इसका लंबाई बढ़ा देते हैं ऐसे करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये विड्थ बढ़ जाता है, राइट, 9 का। तो ये वैरी कर जाता है आपके जॉडियक साइन कुंडली के अनुसार, लगना या राशि के अनुसार। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है। बट यहां पर जो ये है, तो ये जो लाइनिंग है, राइट, ये जो लाइन है इसको कहते हैं वास्तु का एनर्जी वाला लाइन। ओके, जहां से एनर्जी फ्लो होती, ओके। और ये जो इंटरसेक्शंस हैं, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शंस हैं,
ये राइट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो कट पॉइंट है। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग मार्मा पॉइंट। ओके, तो इसको, ये जो इंटरसेक्शन है ये है मार्मा पॉइंट, और ये जो लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। तो जब भी हम लोग दीवार डालें तो कोशिश करना है कि इसके ऊपर दीवार नहीं जाना चाहिए, ये प्राणा लाइन कहलाता है, और ये मार्मा पॉइंट कहलाता है। तो प्राणा लाइन का जो थिकनेस है वो 1/8 इंच होना चाहिए अगर आप घर डिजाइन कर रहे थे। तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो आपका स्लोप जो है इधर से इधर होना चाहिए, ये हाइट पे होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, ऐसे जी, उल्टा साउथ नहीं ईस्ट से होना। नॉर्थ ईस्ट, या और ये प्राणा लाइन होना चाहिए, जो रेशियो है ये बराबर होना चाहिए, ये छोटा ऐसे नहीं होना चाहिए, ट्रेपेजॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, उल्टा चलेगा फिर भी, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये रेशियो वगैरह ये हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग हाउस डिजाइन करेंगे। ओके, उस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये जो मार्मा पॉइंट्स हैं, ऐसे ही हम लोग के बॉडी में भी मार्मा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पिलर खड़ा नहीं करना है ठीक है, और इसके ऊपर लाइन नहीं रखना है, उसके बगल से लाइन चलेगा, लेकिन उसको ब्लॉक नहीं किया जाता आइडियली, ठीक है। तो जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। बॉडी में जो मार्मा पॉइंट होते हैं वो चक्रास को बोलते हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो तो एनर्जी स्टोरेज वाला वेयर हाउस है अपना, ये स्टोर रखता अच्छा, है, क्योंकि जब आप भूखे रहते हैं या फिर आप बीमार पड़ते हैं तभी ये एनर्जी रिलीज करता है आपसे, ठीक है। ओके। दिस इज कॉल्ड द वेयर हाउस। ऐसे करके हम लोग के पास जो बॉडी में जो नस सब गया है ना, काइंड ऑफ वैसे ही अलग अलग जगह पे यही ऐसे इंटरसेक्शन है, प्राणा लाइंस जो कहते हैं ना, 81 तो नाड़ीज जो है प्राणा लाइंस ही है, राइट, वो नाड़ीज, वो हम्म, नाड़ी का जो इंटरसेक्शन है वो मर्मा पॉइंट है, जिसको कि एक्यूप्रेशर की तरह आप दबाते हैं तो वो, यस यस, वो ट्रिगर होता है। हाँ, तो वैसे ही हम लोग का शायद कितना 108 या कुछ ऐसे मर्मा पॉइंट्स हैं, 108 या 110 कुछ ऐसे करके, कि 151, हम्म, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन वो इसी के रेंज में 108 या 151 ऐसे करके नंबर्स हैं। और उसमें से कुछ जो है 15-20 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गर्दन के पीछे, पैर का, ये सब जो कि आप लोग को एक्यूप्रेशर पंक्चर में हम लोग को यूज होता है। सर इस वाले पॉइंट पे मैं घूम गई पूरा। जब हम लोग वास्तु डिजाइन करते हैं ना, ठीक है, तो जैसे आपने ये घर का डिजाइन किया कि ऐसा मेरा घर होगा, तो ये जो 9 डिविजन्स है, राइट, ये 9x9 का स्क्वायर बन गया, राइट। तो ये 9x9 का जो स्क्वायर है, पहले तो लेंथ और विड्थ हम लोग उस बंदे के राशि कुंडली से करेंगे, अगर नहीं है तो अब जो है सो वही है, ठीक है, आइडियल लेके चलेंगे। तो उसको जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना 9x9 को, तो ये जो लाइनिंग्स है ये हम लोग के प्राणा लाइंस कहलाते हैं, मतलब एनर्जी वास्तु का इसी में फ्लो हो रहा है। और ये जो इंटरसेक्शंस है उसको हम लोग मार्मा पॉइंट्स कहते हैं, जो कि जैसे एक्यूप्रेशर में नहीं होता, जहां पे एनर्जी स्टक हो सकती थी इसको खुला रखना है ताकि ये फ्लो हो सके एनर्जी, ठीक है। अगर तो इसके ऊपर, इनको अपने को मतलब ब्लॉक नहीं करना है हाँ, तो अपने अगर इसके ऊपर आप पिलर बना दीजिएगा या इसके ऊपर दीवार खड़ा कर दीजिएगा ना, तो एनर्जी ब्लॉक होती है। ओके, को। ओके। अब जो बन गया है सो बन गया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर आप एज ए इंजीनियर देख रहे हैं तो हम लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को 3 पार्ट में किया, एक तो जो बना हुआ घर है उसको ठीक करना है, लेकिन अगर आपको अगर कोई बिल्डर बुलाता है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो आप उसको बताएंगे, राइट, कि अच्छा घर कैसे बनता है। तो ये चीज मैंने जब यहाँ पे घर अपना भी मैं नए घर में शिफ्ट किया, राइट, तो मैंने बिल्डर को जब बोला यहाँ पे कि ऐसे ऐसे करके है, तो बोला ये सब चीज क्या, तो बोले बोले अच्छा मैं आपको ये एक चीज बता देते हैं कि ये घर में जिसमें आपका ये वाला डिजाइन है ना, ये घर आपका तुरंत बिक जाएगा। तो बोला अच्छा ऐसा क्या, तो वो अपना निकाल के देखा, बोला अरे यू आर राइट तो बोले जो जो घर में ये वाला इसमें आपको बिकने में दिक्कत होगा। तो तुमको कैसे पता,
तो बोले इसलिए क्योंकि जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अपना पैसा वाला पोर्शन है। जिस जिस घर का ये वाला पार्ट बैलेंस था, बिक रहा था, जिस पार्ट का ये वाला घर एकदम सबसे डोमिनेटिंग था, उसमें स्ट्रगल था। तो इस तरह से जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ऐसे ही अगर आप शहर देखेंगे ना, मुंबई बड़ा सा मेट्रोपॉलिटन शहर या कोई भी, जो साउथ वाला एरिया होगा, साउथ ईस्ट वाला एरिया होगा, जो ये राहु मंगल वाला एरिया है, उसी जगह ज्यादा क्राइम होता है। ज्यादातर पैसे वाले सब लोग जो है इसी सब जगह पे रहेंगे। आप लॉस एंजल्स और ये सब का मैंने जब निकाल के देखा तो बात सही था। तो सर हम इससे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से शहर में हमारे लिए रहना अच्छा रहेगा और कौन से में नहीं। जो बात नहीं कर रहे हैं वो म्यूट हो जाइए। हाँ जी नैत जी। सर मैं पूछ रही थी कि इसमें हम ये भी फिर पता कर सकते हैं कि कौन सा शहर हमारे लिए मतलब रहने के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। हम लोग ये कर सकते हैं कि आप शहर के किस कॉर्नर में रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मतलब जैसे कि हम मानो शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, तो उस सेंस में पूछ रही थी हाँ, मैं। तो उस सेंस में हम लोग न्यूमरोलॉजी यूज करें ज्यादा बढ़िया है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, ठीक है। लेकिन आप जो डायरेक्शन जो चूज करें ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस डायरेक्शन में हो, या फिर आपका जो कुंडली का जो राशि है, ठीक है, या लगना है, उसको रेफरेंस में लेकर के भी हम लोग डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज हम आगे मतलब अभी सीखेंगे ना। हाँ, लेकिन ये हेल्प करेगा आपको सेलेक्ट करने में सही जगह। जो आपका सर, क्वेश्चन का आंसर है यस। थैंक यू सर। ओके, एनी टाइम। चलिए, तो नेक्स्ट है, ये 8 डायरेक्शंस हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। तो देखिए, आप इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्रॉडली ये यही 9 पार्ट में डायरेक्शन हम लोग डिवाइड करते हैं। इसी को 2 2 पार्ट में करने से 16 हो जाते हैं। सबके एक एक लॉर्ड है, प्लैनेट्स, ओके। और इसको फिर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे के लिए डायरेक्शंस में दिए हुए हैं कि क्या क्या असर होता है। जैसे अगर नॉर्थ है तो क्या क्या चीज ये रिप्रेजेंट करता है। अगर ये सब में कोई भी चीज हैम्पर हो रहा है हम लोगों का, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये एरिया जो है इम्पैक्ट हो रहा है। और जो ये दशावतार है हमारे, या डाइटी है, इन दोनों को फोकस करके हम लोग रेमेडीज दे सकते हैं, ओके। वैसे करके एलिमेंट्स हैं, और वाटर, फायर, अर्थ और एयर, ठीक है। और 5वां जो है इथर है। तो हर एक का फिर अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें कुछ कलर भी आपने डाल के रखा था सर, उसका क्या जी मीनिंग जी है? जी, वाटर का ब्लूइश कलर में आगे बताऊंगा, फायर का रेड वाला है, अर्थ का अर्दी वाला टाइप से, ठीक है, ये ग्रीनिश कलर का है, येलोइश ये हुए ये। यानी अगर आप घर को अंदर से पेंट करा रहे हैं तो इस जी कलर को अगर आप पॉइंट में रख के करेंगे तो भी वास्तु का रेमेडीज बहुत हद तक आपको मिल सकता है। एग्जैक्टली, तो कलर रेमेडीज में कलर्स आते हैं, वन पार्ट ऑफ दैट है। तो वैसे ही हर एक का एलिमेंट्स का है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वाटर एलिमेंट्स के लिए ब्लू कलर्स, ठीक है। और ये शेप है वेव जैसा, एयर है, रेक्टेंगुलर है, फायर है, ट्राइंगल है। ये उस शेप ट्राइंगल का इज क्या नॉट अ मतलब हुआ गुड सर? सिंबल, ये ऑस्पिशियस नहीं होता है वास्तु में, क्योंकि ये पूरी तरह से फायर है, झगड़ा लड़ाई का घर है, ठीक है। अर्थ स्क्वायर है, स्टेबिलिटी लेकर के आता है। और स्पेस तो ओमनी प्रेजेंट है, सब चीज में है स्पेस। कुंडली में हम लोग स्पेस को तो लेते नहीं है, ये जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और ये सारे चीज में होता है, वाटर में भी रहता है, एयर में भी रहता है, फायर में भी रहता है, अर्थ में भी रहता है, क्योंकि सब चीज स्पेस से ही निकला है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पेस को आकाश कहते हैं। और अगर आप वेद पढ़ेंगे तो एक उस वेद में उपनिषद, शायद कठोपनिषद है आई गेस, इसमें से कि
स्टूडेंट पूछते हैं अपने टीचर पूछते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है जो सब में, जिसके जलने से सब चीज जल जाती है, वो क्या है जिसके, तो वो जो एलिमेंट्स बता रहे हैं वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दैट इज स्पेस। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट ये चीज। तो ये कुछ है डिस्ट्रक्शन और इस चीज का। तो वाटर जो है एयर क्रिएट्स करता है और स्पेस के द्वारा क्रिएट होता है, फायर को डिस्ट्रॉय करता है और खुद अर्थ से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ये चार्ट हम लोग को हेल्प करेगा जब हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो अगर हम लोग को एयर है, अगर एयर के जगह पे सॉरी, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग वाटर देख रहे हैं, तो अगर वाटर के जगह पे फायर है तो इश्यूज है, राइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। मतलब नॉर्थ में फायर हो जाए तो नॉर्थ में फायर हो जाए, फायर के जगह पे वाटर आ जाए तो फिर वो दिक्कत करेगा। फायर डिस्ट्रॉयड बाय वाटर। तो जिस जगह किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में फॉर एग्जांपल, वहां पे अगर वाटर बॉडी है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। किसको करेगा? हेल्थ को करेगा। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम आ जाता है। अगर आपको वेनस का क्वालिटी पता है तो आपको पता है वेनस रिप्रेजेंट्स आवर मेडिसिन, राइट। तो अगर वेनस डिस्टर्ब है तो हम लोगों का हेल्थ डिस्टर्ब हो। तो आप देखेंगे कि दो एलिमेंट रहते हैं, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इस जगह पे बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर ये जुपिटर है तो बेसिकली इस डायरेक्शन जो है ना, यहाँ राहु है ठीक है। वेनस की जगह पे ये फायर एलिमेंट है, ये मंगल है। तो मंगल को ठीक करने के लिए वेनस अगर अच्छे से रहता है तो मंगल अपने आप कंट्रोल में रहता है। सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य को ही ठीक करना पड़ता है। राहु अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो उसको ठीक करने के लिए जुपिटर को ही ठीक करना पड़ता है। ओके, ऐसे हर एक प्लैनेट्स के लिए जो है गड़बड़ करने वाला कोई और रहता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उसका जो अपोजिट एलिमेंट्स है उसको हम लोग को ठीक करना पड़ता है। इसी तरीके से हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी देवता अधिदेवता चूज करते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए। ओके, तो मिक्स मैच करके हम लोग रेमेडीज निकालेंगे। तो ये चीज है। और एट ऑफ द थिंग्स, 7 थिंग्स को हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन, एलिमेंट्स, शेप मतलब अलाइनमेंट, अपना क्लटर्स, ये सब कुछ 6-7 थिंग्स होते हैं जो कि हम लोग के वास्तु को, हम लोग का चेकलिस्ट रहेगा। जब भी हम लोग जो वास्तु देखेंगे किसी भी जगह का, तो हम लोग देखेंगे कि अलाइनमेंट कैसा है, राइट। हम लोग देखेंगे शेप कैसा है, हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स कैसा है, हम लोग देखेंगे कि या कुछ एक्सटेंशन या कट तो नहीं है, हम लोग देखेंगे क्लटर्स तो नहीं फेंका हुआ है, राइट। ऐसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रेडिएशंस, न्यूक्लियर एनर्जी ये सब तो नहीं है। इलेक्ट्रिक पोल वगैरह के कारण ना। हाँ, तो ये सब ना, ये सब ये फायर एलिमेंट को करता है। जैसे न्यूक्लियर है, इसमें वाटर ज्यादा रहता है और एयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, जो टीवी से निकलता है या इलेक्ट्रॉनिक से निकलता है और मैग्नेटिक फोर्स, उसमें फायर एलिमेंट ज्यादा रहता है। तो वो सब जो अभी जो रेज हैं, अब वो सब भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगा। तो वो सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी हम लोग के असर करेंगे। जैसे कोई कॉर्नर वाला घर है, एक रोड यहाँ से गया, एक रोड यहाँ से गया, तीनों साइड से रोड चलेगा, तो ये जो पॉल्यूशन है ये भी तो असर कर रहा है, राइट। तो ये भी असर करता है हम लोग को, तो उस चीज को भी हम लोग को समझना होगा। तो हम बताएंगे, यही काम है मेरा। कोई क्वेश्चन? आई होप आप लोग को कुछ आइडिया लगा होगा बेसिक। फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे, अभी एक एक चीज को पकड़ के डिटेल किया जाएगा। सर वास्तु मेरा थोड़ा वीक है तो मेरे को धीरे धीरे ही समझ आएगा। कोई नहीं, कोई नहीं।
कैसे पता चलेगा कुंडली में वास्तु सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? मंगल से क्या सर? सही हूँ गलत हूँ सर? 4th हाउस। 4th हाउस में मेरा मंगल उच्च का होके बैठा है सर, तब तो मकर राशि में। डेफिनेटली सन और जुपिटर से अच्छा एस्ट्रोलॉजर, नहीं तो केतु से स्पिरिचुअल। सर और अगर जुपिटर के साथ या सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं मंगल भी एसोसिएटेड है या 4th हाउस का लॉर्ड एसोसिएटेड है तो मंगल तो वास्तु में अच्छा करेगा। मेरा सैटर्न से एसोसिएटेड है, क्योंकि मंगल सैटर्न के घर में बैठा है, मकर राशि में मंगल बैठा है, एसोसिएटेड तो हो गया। और मंगल से अगले घर में सैटर्न है। हाँ तो इसीलिए तो आप अच्छा करेंगे। सन और जुपिटर 180 डिग्री पे आमने सामने हैं। ओह अच्छा गुड, तो अच्छा है। तो क्या मैं एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनने का है मेरी कुंडली में, जितनी बातें मैंने बताई अपने कुंडली की? आप एक बार स्नैपशॉट भेज दीजिएगा अपना चार्ट का, ठीक है? मैं सर नंबर शेयर कर दूंगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, ओके ओके ओके। ओके तो चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग ज्वाइन कर गए लास्ट में, थोड़ा समय और 3-4 लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, बैच ज्यादा बड़ा रहता तो नहीं है मेरा। नेक्स्ट क्लास जो शुरू होगा वो कब से होगा? ये आज से ही था सर, लेकिन आज इंट्रोडक्शन ही था, लेकिन बाकी लोग मैंने ना जूम का लिंक बहुत लेट भेजा तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया उनको, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। तो मैं फिर शायद अगले वीक जो सैटरडे संडे होगा तो पूरा फुल। ओके तो अगले वीक जो सैटरडे होगा उसमें फिर यही मॉर्निंग में क्लास लेंगे ना आप? कौन सा सर? जो सैटरडे का क्लास होगा हाँ वो मॉर्निंग में होगा ना? हाँ मॉर्निंग ही होगा सर, यही टाइम 8 से 10। तो 8 बजे है तो सर एक दिन पहले शुरू में क्या है कि एक दिन पहले अगर आ जाएगा कि टुमारो क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, तो लोग हाँ देख लेंगे। अगर आप शाम में भेज देंगे इंडियन टाइम से, तो हाँ लोग देख लेंगे कि टुमारो हमको इतने बजे ज्वाइन करना है, हाँ सर, तो मेरे वो से ज्वाइन गलती हो गई, करते रहें। मैंने तो बोला मेरी ही गलती है क्योंकि मैं थोड़ा उसके बिजी हो बाद गया था। एक बार जब पढ़ लेंगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली फिर अपने टाइम पे आ जाएंगे। चलेगा चलेगा ठीक है, ये इस बार मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं लेकिन ठीक है, मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोग सभी को रिमाइंडर टाइम पे मिल जाए, ठीक है? सर सर व्हाट्सएप ग्रुप और क्लासरूम भी बनेगा क्या? क्या क्या बोले? सर व्हाट्सएप ग्रुप और क्लासरूम जो आपने मतलब जैसे लास्ट टाइम कोर्स में हाँ करा था, वो मैं बना देता सारे हूँ, स्टडी मटेरियल वो के मैं लिए। बना देता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है चलिए, चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी है तो आप नंबर शेयर मुझे कर दीजिएगा सर, मैं डिटेल भेज दूंगा। जी मैं ग्रुप बना के आपको भेजता हूँ, ठीक है? लिंक चैट। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.